Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss amalgamation of companies, corporate account BCom third sem. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगे। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। अमलगमेशन का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है? कंपनीज का। अब कोई भी कंपनी है वो आपस में कंबाइन क्यों होंगी? तो कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज हैं जिनका बिजनेस कैसा है, सिमिलर है, एक जैसा ही बिजनेस है, वो कैरी करती हैं, तो वो कुछ एडवांटेजेस फ़ायदा उठाने के लिए आपस में कंबाइन हो जाती है। एडवांटेजेस कैसे? जैसे कि कंपटीशन को अवॉइड करना, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना, मार्केट के साइज़ को इंक्रीज़ करना, और जो भी कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना, मार्केट को कंट्रोल करना। इन सभी बेनिफिट्स को एंजॉय करने के लिए जो 2 और मोर कंपनीज है जो सिमिलर बिजनेस कैरी करेंगी वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अब इसी कंटेस्ट में हम स्टडी करेंगे 2 कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट इज अमलगमेशन एंड सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन। अमलगमेशन में तो क्या होता है कि जब 2 और मोर कंपनीज सेम बिजनेस को कैरी कर रही हैं, उनका तो हो जाएगा लिक्विडेशन और उनकी जगह पे एक न्यू कंपनी का हो जाएगा फॉर्मेशन। तो जो न्यू कंपनी होगी वो एग्जिस्टिंग कंपनीज के बिजनेस को टेक ओवर करेगी। फॉर एग्जाम्पल की कंपनी ए लिमिटेड है और एक कंपनी है बी लिमिटेड। ए का भी क्या हो जाएगा? लिक्विडेशन, एंड बी का भी क्या हो जाएगा? लिक्विडेशन। फॉर्मेशन होगी यहाँ पे एक न्यू कंपनी की जिसका नेम क्या है? सी लिमिटेड। तो सी लिमिटेड ने क्या करा? ए लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर किया एंड बी लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर किया। तो अमलगमेशन में सिंपल सी बात है कि जब एक नई न्यू कंपनी है जिसकी फॉर्मेशन हुई है वो एग्जिस्टिंग कंपनीज के बिजनेस को टेक ओवर करेगी और एग्जिस्टिंग कंपनीज का क्या हो जाएगा? लिक्विडेशन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। यहाँ पे कोई भी न्यू कंपनी की फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करेगी, उसको परचेज कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल की जो कंपनी है ए लिमिटेड एंड सेकेंड कंपनी है बी लिमिटेड। जो ए लिमिटेड है वो तो है एब्जॉर्ब्ड कंपनी एंड जो बी लिमिटेड है वो क्या है? एब्जॉर्बिंग कंपनी। एब्जॉर्ब मीन्स सेलिंग कंपनीज एंड एब्जॉर्बिंग मीन्स परचेजिंग कंपनी। तो जो परचेज कंपनी है वो क्या करेगी? सेलिंग कंपनी को टेक ओवर करेगी, यानी कि एब्जॉर्बिंग कंपनी ने एब्जॉर्ब्ड कंपनी को टेक ओवर कर लिया। और ज़्यादातर केसेस में क्या होगा कि जिसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यानी कि जिसको सेल किया जा रहा है, उस कंपनी का साइज होगा स्मॉल, और जो कंपनी एब्जॉर्ब करेगी, परचेज करेगी, उसका साइज होगा लार्ज। तो अमलगमेशन के केस में तो न्यू कंपनी की फॉर्मेशन होती है, एब्जॉर्प्शन के केस में किसी भी न्यू कंपनी की फॉर्मेशन नहीं होती। अमलगमेशन के केस में तो क्या हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनका लिक्विडेशन हो जाएगा, और यहाँ पे साइज को लेके कोई भी मैटर नहीं है कि साइज स्मॉल है या फिर लार्ज है। एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि जो एक एग्जिस्टिंग कंपनी है वो दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर करेगी, और जो परचेजिंग कंपनी का साइज होगा वो लार्ज होगा, और जो सेलिंग कंपनी का साइज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन कि आखिरकार जो 2 और मोर कंपनीज है वो आपस में कंबाइन क्यों होती है, या फिर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अपने अंडर एब्जॉर्ब क्यों करती है, इसके मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट इज टू एलिमिनेट कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन मीन्स गला काट कंपटीशन। यहाँ की कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। अब क्या करते हैं कि जो पहले ड्राइवरली फर्म थी, एक दूसरे की कॉम्पिटिटर थी, अब उन्होंने क्या करा? आपस में हैंड्स ज्वाइन करा और कंपटीशन को यहाँ पे रिमूव कर दिया, हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। सेकेंड इज सिक्योर द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन।
तो जब भी कोई कंपनी है या फर्म्स है, अगर वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेगी तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स मिलेंगे, टेक्निकल बेनिफिट्स मिलेंगे कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से वो रॉ मटेरियल्स वगैरह है या भी जो भी रिसोर्सेज है उनको मतलब कि लार्ज क्वांटिटी में बल्क में परचेज करेगी तो वहाँ पे उसको डिस्काउंट मिल सकता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट है वो उसको लार्ज स्केल के हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते भी हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन का लेवल स्केल को इंक्रीज करते हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट्स को एंजॉय करने के लिए भी जो कंपनीज है वो आपस में अमलगमेट होती हैं, एब्जॉर्ब्ड होती हैं। और क्या है, कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए अगर दो कंपनीज आपस में ज्वाइन हो जाएंगी तो उनकी टोटल जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट कि बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने की, हैवी प्लांट्स में इन्वेस्ट करने की, भी बड़ी बड़ी मशीनरी को परचेज करने की जो टारगेट था उनका, उसको वो अचीव कर लेंगे। टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ हाई सैलरीड एक्सपर्ट, अगर बिजनेस उनका हाई स्केल पे होगा, लार्ज स्केल पे बिजनेस होगा, तो वो जो एक्सपर्ट्स पर्सन है उनको अपॉइंट कर सकती है अपने बिजनेस में और उनकी सर्विसेज के बेनिफिट को एंजॉय करेंगे। टू हैव द बेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट्स, कंपटीशन रिमूव हो गया तो अब क्या कर सकती है, वो मार्केट को अच्छे से कंट्रोल कर सकती हैं। टू डिस्ट्रीब्यूट द मैन्युफैक्चर गुड्स इन अ लार्ज एरिया, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेगी तो जो सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी लार्ज एरिया पे हो जाएगा, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा स्केल पे जो मार्केट एरिया है उसको कवर कर पाएंगे। टू अटेन ऑल द अदर एडवांटेजेस ऑफ कॉम्बिनेशन, इसके अलावा और भी जो भी फ़ायदे होते हैं कॉम्बिनेशन के वो सभी अटेन करने के लिए जो कंपनीज है वो आपस में अमलगमेट होती। रिकंस्ट्रक्शन, जो रिकंस्ट्रक्शन का नेचर होता है वो अमलगमेशन से एंड एब्जॉर्प्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है। अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था, कंपनीज का कॉम्बिनेशन हुआ था, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन में कंपनीज का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, बल्कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसी को ही हम रीऑर्गेनाइज करेंगे। और ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि उस कंपनी को कंटिन्यूसली लॉस हो रहे थे, उन लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। जो रिकंस्ट्रक्शन है वो हम दो तरह से कर सकते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर है अमलगमेशन के, बट एग्जैक्ट सेम नहीं है। अमलगमेशन में क्या हुआ था, जो 2 और मोर कंपनीज है सिमिलर बिजनेस कर रही थी उनका लिक्विडेशन हुआ था और एक जो न्यू कंपनी है उसकी फॉर्मेशन हुई थी। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, न्यू कंपनी की फॉर्मेशन होगी, लेकिन यहाँ पे जो सिक कंपनी है, सिक कंपनी कौन सी कंपनी होगी, जिसको हैवी लॉसेस हो रहे थे, जिसको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो रही थी, और उसी कंपनी को जो न्यू कंपनी है वो परचेज करेगी। सिक कंपनी का क्या हो जाएगा, वाउंड अप हो जाएगा, और जो न्यू कंपनी है वो उसको परचेजिंग कंपनी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल कि जो पहले सिक कंपनी थी वो थी ए कंपनी लिमिटेड, अब इसको क्या करा, एक्सटर्नली रिकंस्ट्रक्ट करा और क्या बन गई, न्यू ए कंपनी लिमिटेड। तो जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है उसमें जिस कंपनी का वाउंड अप हुआ था वही सेम शेयर होल्डर्स होंगे जो न्यू ए कंपनी लिमिटेड के होंगे। बस फ़र्क यहाँ पे है कि जो ए कंपनी लिमिटेड थी वो तो वाउंड अप हो जाएगी और जो न्यू ए कंपनी लिमिटेड है वो परचेजिंग कंपनी हो जाएगी। जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है ये और भी डिफरेंट है, बाकी फॉर्म्स जो बिजनेस कॉम्बिनेशन की फॉर्म्स थी, अमलगमेशन है, एब्जॉर्प्शन है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ना तो किसी भी कंपनी का लिक्विडेशन होता और ना ही किसी न्यू कंपनी की फॉर्मेशन होती, बल्कि यहाँ पे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको ही इंटरनली रीऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा। यहाँ पे जो लीगल एंटिटी है वो भी सेम होगी। देखो एक्सटर्नल में तो क्या हुआ था, एंटिटी चेंज होगी कि ए कंपनी लिमिटेड से वो न्यू ए कंपनी लिमिटेड बन गई, लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो कंपनी की लीगल एंटिटी है, पहचान है, वो सेम रहेगी। तो कंपनी की कैसे इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे,
कंपनी की शेयर कैपिटल को चेंज करके। या तो शेयर कैपिटल को हम अल्टर करेंगे या फिर उसको रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल एंड अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। और ऐसे क्यों किया जाता है कि जब कंपनी को कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे हैं और जो कंपनी की असेट्स को ज़्यादा वैल्यू पे शो किया हुआ है बैलेंस शीट में, और जो भी फिक्टिशियस असेट्स होती हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए, जो भी सरप्लस है उसका नेगेटिव बैलेंस है उसको राइट ऑफ करने के लिए, इनटेंजिबल असेट्स को एलिमिनेट करने के लिए जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वो किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट ऑफ करना है एक्यूमुलेटेड लॉसेस को जो पास्ट ईयर्स से हो रहे हैं कंपनी को, और जो कंपनी की असेट्स हैं उनकी वैल्यू को उनकी रियल वर्थ तक लेके आना, कि उनको जो उनकी रियल एक्चुअल वैल्यू है उस पर शो किया जाए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो भी शेयर्स परचेज किए हुए हैं उनकी रियल वर्थ को रिप्रेजेंट करना, कि उन शेयर्स की एक्चुअल में क्या वैल्यू है, और कंपनी को फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से सेव करना, उससे बचाना। और क्या ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे कि जो फ्रेश कैपिटल है उसको भी हम रेज कर सकते हैं नई न्यू शेयर्स को इश्यू करके, क्योंकि एक्सटर्नल में क्या हुआ, जो एक नई कंपनी की फॉर्मेशन हुई, तो जो न्यू कंपनी की फॉर्मेशन हुई है वो शेयर्स को इश्यू करेगी और कैपिटल को रेज कर सकती है। और साथ में यहाँ पे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको भी चेंज करेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव क्या है? थोड़े सिमिलर से हैं। यहाँ पे भी सेम वही है कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करनी है कंपनी की। कैसे करोगे? जो पास्ट ईयर्स के एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे उनको राइट ऑफ करके, और जो भी असेट्स की वैल्यू है उसको राइट डाउन करके उनकी ट्रू वैल्यू तक, जो उनकी एक्चुअल वर्थ है, रियल वर्थ है, वहाँ तक उन असेट्स की वैल्यू को लेके आना। जो भी फिक्टिशियस असेट्स हैं जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया, इनको राइट ऑफ करना। फिक्टिशियस असेट्स वो असेट्स होती हैं जो नाम मात्र की असेट्स के, जिनका बेनिफिट फ्यूचर में नहीं होने वाला। और यहाँ पे जो भी शेयर्स की फेस वैल्यू है उसको रिड्यूस करके उनकी रियल वर्थ तक शो करना। और साथ में शेयर होल्डर्स के बीच में कॉन्फिडेंस है वो क्रिएट करना, उनको ये अश्योरिटी करके, उनको अश्योर करके कि जो आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, हमारी कंपनी में शेयर्स परचेज किए हैं, उन शेयर्स पे आपको जो रिटर्न है वो एकदम ट्रू एंड फेयर मैनर में प्रोवाइड की जाएगी। ट्रांसफर कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज अमलगमेटेड इनटू अनदर कंपनी। तो ट्रांसफर कंपनी वो कंपनी होगी जिसको अमलगमेट किया जाएगा दूसरी कंपनी में। ट्रांसफरी कंपनी मीन्स द कंपनी इनटू विच अ ट्रांसफर कंपनी इज अमलगमेटेड। और ट्रांसफरी कंपनी कौन सी होगी? जिसके अंदर ट्रांसफर कंपनी को अमलगमेट किया जाएगा। तो अमलगमेशन की मीनिंग क्या किया था? जब टू और मोर कंपनीज है उनमें से उनका लिक्विडेशन हो जाएगा, एग्जिस्टिंग कंपनी का लिक्विडेशन हुआ और न्यू कंपनी की फॉर्मेशन हुई, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर कंपनी कौन सी कंपनी हुई? जिसका लिक्विडेशन हुआ। और ट्रांसफरी कंपनी कौन सी हुई? जिसकी फॉर्मेशन हुई। अमलगमेशन, जो अमलगमेशन है वो हम दो तरह से करेंगे, इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, यहाँ पे टोटल 5 कंडीशंस गिवन है। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे कि जो अमलगमेशन हुआ है वो इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम कहेंगे कि जो ये अमलगमेशन हुआ है वो इन द नेचर ऑफ परचेज है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो ट्रांसफर कंपनी की सारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो अमलगमेशन के बाद असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बन जाएंगी ट्रांसफरी कंपनी की। जो शेयर होल्डर्स है जिनकी होल्डिंग ट्रांसफर कंपनी के इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू के 90% से कम नहीं है और वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी के। जो कंसिडरेशन है अमलगमेशन के लिए कंसिडरेशन था वो रिसीवेबल है, यानी कि अभी तक रिसीव नहीं किया, शेयर होल्डर्स ने रिसीव करेंगे ट्रांसफर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स, और वो अग्री हो जाते हैं कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बनेंगे ट्रांसफरी कंपनी के। फोर्थ कंडीशन क्या है कि जो ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस है,
अमलगमेशन के बाद उसी बिजनेस को ट्रांसफर कंपनी के द्वारा कैरी किया जाएगा। फिफ्थ कंडीशन इज कि जो ट्रांसफ़र कंपनी की असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है उनकी बुक वैल्यू में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी ट्रांसफर कंपनी के द्वारा, एक्सेप्ट कि जिनसे जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, अगर चेंजेस करने से, एडजस्टमेंट करने से, तो वो एडजस्टमेंट कर सकती है। उसके अलावा ट्रांसफ़र कंपनी की जो असेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, उनकी बुक वैल्यू में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी ट्रांसफर कंपनी के द्वारा। तो ये 5 कंडीशंस है। अगर पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे कि जो अमलगमेशन हुआ है वो इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो हो जाएगा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो एक बार और रिवाइज करते हैं कंडीशंस को। पहली कंडीशंस क्या है कि जितनी भी असेट्स है, लाइबिलिटीज़ हैं ट्रांसफ़र कंपनी की, वो असेट एंड लाइबिलिटीज़ बन जाएंगी ट्रांसफर कंपनी की। सेकंड कंडीशंस क्या है कि जो शेयर होल्डर्स है जिनकी होल्डिंग ट्रांसफ़र कंपनी के इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू के 90% से कम नहीं है और वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाएंगे ट्रांसफर कंपनी के। थर्ड कंडीशन क्या है कि जो भी कंसिडरेशन है अमलगमेशन का, उसकी पेमेंट के बदले में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ट्रांसफ़र कंपनी के, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाएंगे ट्रांसफर कंपनी के। फोर्थ कंडीशन क्या है कि जो भी बिजनेस था ट्रांसफ़र कंपनी का, अमलगमेशन के बाद भी उसी बिजनेस को कंटिन्यू किया जाएगा और जो भी ट्रांसफ़र कंपनी की असेट्स और लाइबिलिटीज़ की बुक वैल्यू में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।